रहीम। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशंस जो कि रह गई हैं। इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशंस के अंदर मज़ीद हमारे पास लेटरल साइनस थ्रोम्बोफिल्पाइटिस आता है। अच्छा, इसको हम सिग्मॉइड साइनस थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं। होता क्या है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ इनर वॉल ऑफ लेटरल वीनस साइनसेस विद फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासाइनस थ्रोम्बस। अब ये कॉम्प्लेक्स ही बात लग रही है, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। पहली बात तो हमें समझ आ रही है कि इन्फ्लेमेशन है कहाँ पे है, इनर वॉल ऑफ लेटरल वीनस साइनस। अब हमें पता होना चाहिए कि लेटरल वीनस साइनस कौन से होते हैं। तीसरी बात है कि उन लेटरल वीनस साइनसेस के साथ साथ साइनसेस के अंदर थ्रोम्बोसिस भी बनता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं। इन्फ्लेमेशन है कहाँ पे है, लेटरल वीनस साइनस के अंदर, और किसके साथ है, इंट्रासाइनस थ्रोम्बस के साथ। अब यहाँ पे पहले आप देखें, ये हमारे पास साइनसेस हैं। ये ऊपर सैजिटल साइनस है, ये आपको नज़र आ रहा है ऊपर सैजिटल साइनस ये वाला। ठीक है, ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस हैं। ठीक है, जहाँ पे सारे इकट्ठे होते हैं। फिर ये लेफ़्ट और राइट ट्रांसवर्स साइनसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं, लेटरल साइनसेस कहते हैं। इन्हीं दोनों का हम लेटरल साइनसेस कहते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर ये आगे जाके कहाँ ड्रेन कर रहे हैं, कवर्नस साइनस के अंदर, और फिर कवर्नस साइनस से हमारे पास आगे बन रहा हुआ है स्फिनोपराइटल साइनस। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे नीचे ड्रेनेज भी हो जाती है कि ये आगे जुगुलर वेन का बल्ब बनाते हैं और नीचे जुगुलर वेन में ड्रेन हो जाते हैं। ओके, अच्छा, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन है कहाँ पे, इनर वॉल, ये इनर वॉल ऑफ द लेटरल साइनसेस, और इंट्रा साइनस थ्रोम्बस भी बन रहा है। तो इन्हीं साइनसेस के अंदर थ्रोम्बस भी बन रहा है, इन्फ्लेमेशन भी है, और ये क्या करेंगे मिलके हमें इसे क्या कहेंगे, थ्रोम्बोफिल्पाइटिस कहेंगे। ठीक है, लेटरल साइनस थ्रोम्बोफिल्पाइटिस। पैथोलॉजी क्या है, ये एज अ रिजल्ट हो सकता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेस्टोइडाइटिस, हमने पीछे देखा था, या फिर क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, फिर कोलेस्टियोटोमा। अब इसमें भी हमारे पास कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे हमने पीछे एब्सेस पढ़ी थी ब्रेन की, उसमें भी सबसे पहले क्या होता था, इन्वेजन होती थी, फिर लेटेंट फेज आती थी, फिर एनलार्ज होती थी एब्सेस, और फिर वो ब्रस्ट हो जाती थी एब्सेस। ठीक है, और थ्रोम्बस बना देती थी। अच्छा, और सबरेकिनाइड स्पेस के अंदर चली जाती थी, जिसकी वजह से फेटल मेनिंजाइटिस होता है। अब यहाँ पे भी इसी तरह, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ पेरीसाइनस एब्सेस। पेरीसाइनस एब्सेस का क्या मतलब है, कोलेस्टियोटोमा है या कोई भी बोनी इरोजन कॉजिंग कॉज है, जैसे कि मेस्टोइडाइटिस के अंदर होता है, तो एब्सेस बनती है। अब जो एब्सेस होती है, पहले ये आउटर वॉल के अंदर होती है, ये बाहर वाली वॉल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे बाहर प्रेजेंट होती है, ये पहली स्टेज होती है। उसके बाद क्या होता है, एंडोफिल्बाइटिस एंड म्यूरल थ्रोम्बस। अब ये इन्वेड करते हैं अंदर, वॉल के अंदर जाते हैं, इनर वॉल के अंदर। ठीक है, और वहाँ पे क्या करते हैं, ये सपोजिंगली हमारे पास ये अंदर चले गया, और ये क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, अक्लूड कर देंगे। अब अक्लूड कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब ये थ्रोम्बस अंदर जाएगा, ये थ्रोम्बस बनेगा कैसे, एब्सेस गई अंदर, उसके ऊपर फिब्रिन मैशवर्क लग गया, प्लेटलेट्स आके अटैच होने शुरू हो गई, क्योंकि वो एक्टिवेट हो जाती हैं, तो ये एक थ्रोम्बस बन जाता है। अब थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गई है विद इन द ल्यूमेन ऑफ द साइनस। उसके बाद क्या होगा कि ल्यूमेन के अंदर स्टार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होती है ल्यूमेन की, वो तो हो गई है जब थ्रोम्बस बन गया। अब ये सेंटर से डिज़ोल्व होने शुरू हो जाता है। ठीक है, सेंटर के अंदर से क्या होने शुरू हो जाता है, डिज़ोल्व होने शुरू हो जाता है। कुछ इस तरह नज़र आएगा कि ये हमारे पास पूरा थ्रोम्बस बना हुआ था, और फिर इसके अंदर से कुछ हिस्सा जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटर से ये हो जाएगा रिमूव, लेकिन पेरीफ्री में अभी भी प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, अच्छा, तो इंट्रासाइनस एब्सेस बन जाएगी। अब पहले क्या हुआ, एक्स्ट्रा जो बाहर वाली लेयर थी पेरीसाइनस, वहाँ पे एब्सेस बनी, फिर ये इनर वॉल को इन्वॉल्व किया, इसने ल्यूमेन के अंदर आया, वहाँ पे फिब्रिन अटैच होगी, प्लेटलेट्स आ गई, उसने इनर ल्यूमेन को इंक्लूड कर दिया, थ्रोम्बस बन गया। फिर थ्रोम्बस जो है सेंटर से डिज़ोल्व होने शुरू हो जाता है, लेकिन पेरीफ्री में ग्रो करता है और इंट्रासाइनस एब्सेस बन जाती है। अब एक्सटेंशन ऑफ थ्रोम्बस होती है, ये जो थ्रोम्बस है ये अब इसका 2-4 पार्ट्स हो सकते हैं। क्या हो सकता है कि ये थ्रोम्बस यहाँ से हट के एम्बोलस बन गया, टॉक्सिक एम्बोलस, वो फैल सकता है, कहीं भी जा सकता है। कहाँ पे जा सकता है, सपोजिंगली यहाँ से कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस में आ सकता है, कवर्नस साइनस में जा सकता है, जो इसको कनेक्ट करने वाली मिजरी वेन्स होती हैं उनके थ्रू ये मेस्टॉइड के अंदर जा सकता है, तो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जा सकता है, या जुगुलर बल्ब के अंदर जाके वहाँ से जुगुलर वेन के अंदर ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे थ्रोम्बस की एक्सटेंशन हैं। पेरीसाइनस एरिया के अंदर पहले एब्सेस बनी, वो इनर वॉल को इन्वॉल्व करके ल्यूमेन में आई, वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुई, थ्रोम्बस सेंटर से डिज़ोल्व होगा, पेरीफ्री में बढ़ता रहा, वो वहाँ से क्या हो गया,
लॉज होके कवर्नस साइनस में चला गया, मिजरी वेन्स के अंदर चला गया या जुगुलर बल्ब के अंदर चला गया, तो ये एक्सटेंशन ऑफ थ्रोम्बस होगी। तो ये कुछ इसकी पैथोलॉजी है। बैक्टीरियाज कौन से इन्वॉल्व होते हैं? ज़्यादातर स्ट्रेप्टोकोकाई इन्वॉल्व होते हैं, और इसी तरह एनारोबिक बैक्टीरिया जैसे कि बैक्टीरियाइडस हो सकता है, बैक्टीरियाइडस फ्रिजालिस हो सकता है, या प्रोटियस हो सकता है, या स्टेफलोकोकाई हो सकते हैं, ई कोलाई हो सकते हैं। तो डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं जो कि इन्वॉल्व हो सकते हैं थ्रोम्बोफिलपाइटिस के अंदर। अब क्लिनिकल फीचर समझने ज़रूरी हैं। इसके क्लिनिकल फीचर जो है ना वो बहुत रिजेंबल करते हैं मलेरिया के साथ। क्यों? क्योंकि मलेरिया की सिम्टम्स इस तरह आती हैं कि पेशेंट को एपिसोडिक फ़ीवर होता है, बहुत हाई फीवर होता है, उसके बाद क्या होता है कि बहुत शदीद किस्म की स्वेटिंग होती है, और साथ में क्या होता है उसको रिजिडिटी होती है, रिगर्स होते हैं, फिट्स पड़ते हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी हमारे पास फीवर की कंडीशन एटलीस्ट सेम होती है। इसको हम कहते हैं हेक्टिक पॉकेट फेंस टाइप ऑफ फीवर। ठीक है, हेक्टिक पॉकेट फेंस टाइप का मतलब ये है कि फीवर होगा बहुत स्वेयर किस्म का। नॉर्मली क्या होता है कि दिन में एक दफ़ा पीक होती है फीवर की, लेकिन इसमें मोर देन 1 वीक होती है, सिमिलर टू मलेरिया। साथ में क्या होता है, चिल्स होते हैं, पेशेंट को ठंड लगती है, फिट्स से लगते हैं, वो बहुत शदीद किस्म की उसको शिवरिंग होती है। ठीक है, तो ये सेम टू सेम जैसे मलेरिया की फीवर की सिम्टम्स हैं वैसे ही है, लेकिन हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, हेडेक होगी। ऑब्वियसली हेडेक होगी क्योंकि मेनिंजेस इरिटेटेड हैं, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स इरिटेटेड हैं, तो वो होगा। उसके बाद है ग्रीसिंगर साइन। अब ग्रीसिंगर साइन क्या होता है, ये आप देख रहे हैं कि ये मेस्टॉइड के पीछे ऑसिपिटल साइड पे, ठीक है, ऑसिपिटल साइड के ऊपर एडिमा सा नज़र आ रहा है। ये देखें, ये बहुत सी स्वेलिंग नज़र आ रही है, और बिल्कुल पिछली ये देखें यहाँ पे टेम्पोरल बोन होती है, टेम्पोरल बोन का भी जो ऑसिपिटल के साथ पार्ट होता है ना, वहाँ पे हमारे पास ये एब्सेस नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया ग्रीसिंगर साइन। सबसे पहले कहता है हेक्टिक पॉकेट फेंस टाइप ऑफ फीवर, ग्रीसिंगर साइंस, हेडेक हो गया। पैपिलोडीमा ऑब्वियसली होगा क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है। फिर हम इसको क्लिनिकली जब असेस कर रहे होते हैं तो हम एक टेस्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं टोबे आयर्स टेस्ट। टोबे आयर्स टेस्ट क्या होता है? सपोज करें कि हमारे पास ये राइट साइड है पेशेंट की और ये लेफ़्ट साइड है। राइट साइड के अंदर थ्रोम्बस है। अब जब हम प्रेस करेंगे उसकी जुगुलर वेन को तो उस साइड पे CSF के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ऑपोजिट साइड पे हम मैनोमीटर लगा के चेक कर रहे होते हैं CSF को, दूसरी साइड पे इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं टोबे आयर्स टेस्ट। ठीक है, टोबे आयर्स टेस्ट क्या होता है कि हम मॉनिटर करते हैं मैनोमीटर के साथ CSF की चेंजेस को बाय मैनुअल कंप्रेशन ऑफ वन साइड और बोथ साइड ऑफ जुगुलर वेन्स। एक साइड पे करेंगे, पहले देखेंगे जिस साइड पे थ्रोम्बस होगा उस साइड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ऑपोजिट साइड पे क्या होगा, रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो जाएगा। फिर हमारे पास क्रूबैक्स टेस्ट। क्रूबैक्स टेस्ट, इसमें क्या होता है कि प्रेशर ऑन द जुगुलर वेन जब अप्लाई करते हो तो रेटिनल वेन्स जो होती हैं, ऑप्थेल्मोस्कोपी से आप डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी से आईज ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जुगुलर वेन पे प्रेशर डालते हो और क्या नज़र आता है, रेटिनल वेन्स जो होती हैं वो इनगोर्स्ड हो जाती हैं, भर जाती हैं। ठीक है, इसी तरह पेन होती है पेशेंट को जुगुलर वेन के ऊपर जब उसे आप टच करते हो, टेंडरनेस होती है। ठीक है, और यहाँ पे टेंडरनेस जो है वो जुगुलर लिम्फ नोड्स के साथ भी एसोसिएटेड हो सकती है और टॉर्टिकोलिस भी हो सकता है। पेशेंट जो होता है वो एक तरफ उसकी मतलब जिस साइड पे उसका थ्रोम्बस है उसके ऑपोजिट साइड पे वो नेक को झुका के भी चल रहा होता है। ठीक है, ये तो हो गई सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या क्या थी? बहुत हाई फीवर होता है जिसे हम कहते हैं हेक्टिक पॉकेट फेंस टाइप ऑफ फीवर। ठीक है, हेडेक होगा, ग्रीजिंगर साइन होगा कि ऑसिपिटल पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन के ऊपर एब्सेस नजर आएगी, पैपिलोडीमा होगा, टोबे आयर्स टेस्ट पॉजिटिव होगा, हम कंप्रेस करेंगे जुगुलर वेन को, जिस साइड पे थ्रोम्बस होगा वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा CSF के ऊपर, जबकि दूसरी साइड पे क्या होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा। क्रोबैक्स टेस्ट होता है, जुगुलर वेन को कंप्रेस करोगे, ऑप्थेल्मोस्कोपी से आप आइज को ऑब्जर्व करोगे, रेटिनल और सुप्रा ऑर्बिटल वेन्स जो होंगी उनकी इंगॉर्जमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक्सरे के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये लेटरल साइनसेस के अंदर थ्रोम्बोसिस है। ठीक है, ये वैसे ही मैंने पिक्चर लगा दी। इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करेंगे? ब्लड स्मीयर लेंगे ताकि हम लोग मलेरिया को रूल आउट कर सकें। क्यों? मलेरिया के अंदर हमें ब्लड के अंदर क्या ओवल टाइप के इस तरह लिक्विसाइड्स वगैरह नज़र आएंगे, RBCs नज़र आएंगे। ठीक है, और मलेरिया के अंदर बाकी उसकी जो पेरिफेरल पिक्चर होगी वो नज़र आएगी, वो डिफ्रेंशिएट करेगी इसको इसके साथ, इससे डिफ्रेंशिएट करेगी थ्रोम्बोफिलपाइटिस के साथ। ठीक है, फिर हम CSF के एग्जामिनेशन करेंगे। CSF नॉर्मल होगा,
हमने एब्सेस के अंदर भी देखा था और मेनिंजाइटिस के अंदर भी देखा था कि एब्सेस जो है जब बनती है या मेनिंजाइटिस होता है उसके अंदर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, उसके अंदर प्रोटीन्स लेवल बढ़े हुए होते हैं, ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होता है, लेकिन और ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ा होता है, यहाँ पे नॉर्मल होगा, लेकिन इंट्राक्रैनियल प्रेशर सिर्फ बढ़ा हुआ होगा, बस ये एक चीज़ इसमें होगी। ठीक है, ये हम करते हैं ताकि हम रूल आउट कर सकें मेनिंजाइटिस को। हम क्योंकि इसकी सिम्टम सेम सेम अपीयर हो रही हैं, कैसे नेक रिजिडिटी उसी तरह होगी पेशेंट को, हेडेक उसी तरह हुआ, फीवर भी है, पेपिलोडीमा भी है, तो हमने ये मेनिंजाइटिस की सेम सिम्टम्स हैं, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं मलेरिया से भी, मेनिंजाइटिस से भी। मलेरिया की सिम्टम्स हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे ब्लड स्मीयर लेके, और ये डिफ्रेंशिएट कर लेंगे CSF की एग्जामिनेशन करके। उसके बाद एक्सरे कर लेते हैं मेस्टाइटिस का, क्लाउडिंग ऑफ एयर सेल्स नज़र आएगी एक्यूट मेस्टाइटिस में, और डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन हुई कोलेस्टियोटोमा अगर क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की वजह से ये हो रहा था। तो CT स्कैन करेंगे तो डेल्टा साइन नज़र आता है। अब ये डेल्टा साइन क्या होता है ये मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। MRI या MRI करेंगे तो हमें लोकेट कर देगा और प्रोग्रेशन के बारे में बताएगा कि कहाँ पे थ्रोम्बस बना हुआ है, या वो अगर एम्बोलस बन गया तो वो कहाँ पे पहुँचा हुआ है, या अगर रिजॉल्व हो रहा है तो उसकी क्या कंडीशन है। एयर स्वाब्स लेंगे ऑब्वियसली कल्चर एंड सेंसिटिविटी करने के लिए, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया लेटरल साइनस थ्रोम्बोफिल्पाइटिस। अच्छा, ये वर्ड बड़ा आसान है, लेटरल साइनस से आपको समझ आ गई ना कि लेटरल साइनस के अंदर है। थ्रोम्बोफिल्पाइटिस थ्रोम्बस है, और फिल्पाइटिस का मतलब है कि वेन्स के अंदर इन्फ्लेमेशन है। अच्छा, आगे आ गया ओटिटिक हाइड्रोसेफलस। इसका क्या मतलब है कि कोई कॉज है कान का जिसकी वजह से हाइड्रोसेफलस मतलब इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज हुआ है, कैरेक्टराइज्ड बाय रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर विद नॉर्मल CSF फाइंडिंग। अब यहाँ पे भी नॉर्मल है CSF फाइंडिंग्स, ऊपर थ्रोम्बोफिल्पाइटिस के अंदर भी नॉर्मल CSF होता है, सिवाय इसके कि क्रेनियल प्रेशर बढ़ा होता है। इसमें भी क्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, CSF की फाइंडिंग्स नॉर्मल हैं। तो डिफरेंट कैसे करेंगे, ऊपर वाले जितने टेस्ट हैं थ्रोम्बोफिल्पाइटिस के वो होंगे, फिर CT स्कैन MRI से हमें पता चल जाएगा कि थ्रोम्बस कहाँ पे प्रेजेंट है। इसमें थ्रोम्बस नहीं होगा। अच्छा सॉरी, मैंने कह दिया थ्रोम्बस नहीं होगा, इसमें भी कॉज हो सकता है, पैथोलॉजी हो सकती है। लेटरल वीनस थ्रोम्बोसिस है वो प्रोग्रेस करता है ओटिटिक हाइड्रोसेफलस। ये कह लें कि एक टाइप की सिम्टम है लेटरल साइनस थ्रोम्बोफिल्पाइटिस की। लेटरल वीनस थ्रोम्बस हुआ, मिडल ईयर का इन्फेक्शन भी था साथ में, उसने ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर दी वेन्स के अंदर, जिसकी वजह से वेनस रिटर्न नहीं हो रहा। सेम मैं पैथोलॉजी रिपीट कर चुका हूँ पहले। तो अच्छा, अगर थ्रोम्बस जो है वो एक्सटेंड कर रहा है सैजिटल साइनस के अंदर, ये जो ऊपर वाला सैजिटल साइनस मैंने आपको दिखाया था, तो वो क्या करेगा, सैजिटल साइनस के साथ क्या होता है कि एरेकिनाइड विलाई, सैजिटल साइनस आगे क्या कर रहे होते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स। ठीक है, क्योंकि इन सब ने आखिर में ड्रेन होना होता है ना वेंट्रिकल्स के अंदर, तो वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो फिर एरेकिनाइड विलाई के थ्रू वेन्स के अंदर ड्रेन हो रहे होते हैं। तो इसकी वजह से जो थ्रोम्बस है वो क्या कर सकता है, एरेकिनाइड विलाई की ऑक्लूजन कर सकता है। एरेकिनाइड विलाई से जब ड्रेन नहीं होगा ब्लड, ठीक है, एरेकिनाइड ये देखें ना, लेटरल वेनस हमारे पास क्या होते हैं कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स ने अल्टीमेटली कहाँ ड्रेन करना होता है, वेंट्रिकल्स ने अल्टीमेटली ड्रेन करना होता है वेन्स के अंदर। ठीक है, अब अगर थ्रोम्बस बना हुआ है और थ्रोम्बस ने क्या कर दिया, क्लूड कर दिया, तो ऑब्वियसली ये सारा जो ब्लड होगा ये कहाँ पे रहेगा, इनसाइड द वेंट्रिकल, तो उसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज कर जाएगा। ठीक है, सिम्टम्स क्या आएंगी, स्वेयर हेडेक होगा, डिप्लोपिया होगा। डिप्लोपिया क्यों होगा, क्योंकि जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज करेगा तो वो 6 नर्व की पैरालिसिस कर देगा। ठीक है, लेटरल रेक्टस मसल जो होगा फंक्शनिंग नहीं होगा, ब्लरिंग ऑफ विजन होगी पेपिलोडीमा की वजह से, निस्टिग्मस होगा ऑब्वियसली, लंबर पंक्चर करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, 300 mm ऑफ H2O से ज़्यादा होगा, नॉर्मली 72 से 100 के दरमियान होता है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हम एसिटाजोलामाइड देते हैं और बाकी डायूरेटिक्स भी देते हैं ताकि क्या हो सके, क्रेनियल प्रेशर कम हो सके। कॉर्टिकोस्टेरॉइड साथ में देते हैं। बहुत ज़्यादा अगर हो रहा और रिकरेंट हो हाइड्रोसेफलस तो हम शंटिंग भी करते हैं। शंटिंग कैसे करते हैं कि हम सबरेकिनाइड स्पेस से शंट बनाते हैं, ठीक है, और वो शंट किधर जाता है, पेरिटोनियल कैविटी, पेट के अंदर जाता है। तो ऊपर वाला सारा का सारा जो फ्लूइड होता है वो सारा का सारा ड्रेन होकर पेरिटोनियम के अंदर आ जाता है, और साथ में हम एंटीबायोटिक्स देते हैं मिडल ईयर के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। So thank you very much. These were the intracranial complications of chronic suppurative otitis media and acute suppurative otitis media. I hope so आपको समझ आई होगी. If I made some mistakes or anything you didn't understand, please let me know. Thank you very much. Allah Hafiz.